भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ नारों और जुलूसों की कहानी नहीं है। नहीं, इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरे आर्थिक तर्क थे। ऐसे तर्क जिन्होंने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए आज हम इसी आर्थिक शोषण और उसके खिलाफ उठी आवाज की कहानी को समझते हैं। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। जरा इस एक वाक्य को महसूस कीजिए। इसमें लाखों किसानों का दर्द छिपा है। ये हमें सीधे उस जमीनी हकीकत तक ले जाता है जहां से भारत के आर्थिक शोषण की कहानी असल में शुरू होती है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है किसानों का प्रतिरोध। और यहाँ हम एक बहुत ही खास और निर्णायक घटना पर ध्यान देंगे, नील विद्रोह। तो ये नील विद्रोह आखिर था क्या? देखिए, ये 1859 में बंगाल में हुआ एक जबरदस्त किसान आंदोलन था। ये उन ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ था जो किसानों को ऐसी शर्तों पर नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे जो उनके लिए सरासर घाटे का सौदा था। अब सवाल ये है कि ये शोषण का पूरा चक्र काम कैसे करता था। तो होता ये था कि बागान मालिक किसानों को दादोन नाम के ऊंचे ब्याज वाले कर्ज में फंसाते थे। फिर उन्हें अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन पर अनाज की जगह नील उगाने पर मजबूर किया जाता और फिर फसल को बाजार भाव से बहुत ही कम कीमत पर खरीदकर उन्हें एक ऐसे कर्ज के जाल में उलझा दिया जाता था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। लेकिन इस विद्रोह का असर सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं रहा। दीनबंधु मित्र के नाटक, नील दर्पण और हिंदू पेट्रियट जैसे अखबारों ने किसानों की इस पीड़ा को पूरे देश और यहाँ तक कि यूरोप तक पहुंचाया। मतलब कला और मीडिया ने उस वक्त जागरूकता फैलाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो तकलीफ थी, ये जो शोषण था, वो सिर्फ नील के खेतों तक ही था या फिर ये पूरे आर्थिक ढांचे की ही कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी थी? चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कहानी सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की बन गई, जिसे औपनिवेशिक नीतियों ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। सोचकर देखिए, 18वीं सदी तक भारत दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा निर्माताओं में से एक था, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने इस तस्वीर को एकदम पलट दिया। अब भारत सिर्फ कच्चा माल जैसे कपास सप्लाई करने वाला देश बन गया था और ब्रिटेन में बने तैयार माल का एक बाजार। इसी प्रक्रिया को विऔद्योगीकरण कहा गया। और जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये आपको हैरान कर देंगे। इंग्लैंड में जहां जमीन का लगान आर्थिक किराए का सिर्फ 5 से 20% था, वहीं औपनिवेशिक भारत में ये 90% तक पहुंच गया था। ये उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा दरों में से एक थी। अब इतने भारी भरकम लगान का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, बहुत विनाशकारी। किसानों के पास बुरे वक्त के लिए, जैसे सूखे के लिए, कोई बचत ही नहीं बचती थी और इसी वजह से अकाल की स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाती थी। देखिए, किसानों का ये दर्द और पूरी अर्थव्यवस्था की ये दुर्दशा, इसने भारत के उस समय के बुद्धिजीवियों को, राष्ट्रवादियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई आखिर इस समस्या की जड़ क्या है। और यहीं से जन्म हुआ धन के निकास या द ग्रेट इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत का। आर.सी. दत्त की ये एक लाइन इस पूरी अवधारणा को समझा देती है। जैसे सूरज जमीन से नमी सोखता है और बादल कहीं और जाकर बरसते हैं, ठीक वैसे ही भारत का धन सोखकर इंग्लैंड भेजा जा रहा था। और इस सिद्धांत को, इस पूरी बात को एक सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया के सामने जिसने रखा, वो थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ही पहली बार पूरे विस्तार से समझाया कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन का निकास असल में क्या था और ये कैसे हो रहा था। तो ये सिद्धांत आखिर कहता क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां भारत की संपत्ति और संसाधन लगातार इंग्लैंड जा रहे थे, लेकिन बदले में भारत को कोई ठोस आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा था। ये एक वन वे ट्रैफिक था। अब ये निकास कई तरीकों से हो रहा था। होम चार्जेस के नाम पर, मतलब लंदन में जो इंडिया ऑफिस था उसका सारा खर्च भारत से जाता था। यहाँ से रिटायर हुए ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन भारत देता था। और तो और अफगानिस्तान और चीन में हुए युद्धों का खर्च भी भारतीय खजाने से ही दिया गया। तो इन सब आर्थिक तर्कों का, इन सब बातों का राजनीतिक असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इसने एक पूरी पीढ़ी को जगा दिया और भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बहुत मजबूत किया। ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। एक तरफ इंग्लैंड, दूसरी तरफ औपनिवेशिक भारत। प्रति व्यक्ति आय में जमीन आसमान का अंतर।
लगान की दरों में भारी फर्क और औद्योगिक नीति जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट थी। ये औपनिवेशिक शासन से पैदा हुई भयानक आर्थिक असमानता को साफ साफ दिखाती है। तो ये जो ड्रेन थ्योरी थी, ये सिर्फ कोई किताबी बहस बनकर नहीं रह गई। ये आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ताकतवर राजनीतिक नारा बन गई। इसने आम लोगों को ये समझाया कि ब्रिटिश राज उनके लिए आर्थिक रूप से कितना विनाशकारी है, और इसने उन्हें एकजुट होने का एक ठोस कारण दिया। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक अतीत हमेशा उसके राजनीतिक भविष्य को आकार देता है।